चलेगी? यस सर, चालू हो गया। ओके, ठीक, ओके। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में हम लोग देख रहे थे, और जिसमें मुझे लग रहा है कि उनके बारे में, किसके बारे में चर्चा हो रही थी? राष्ट्रपति महोदय के पद से हटाने के बारे में, महाभियोग वगैरह के बारे में शायद बहुत चर्चा चल रही थी। और मुझे लगता है 59 हुआ था हम लोगों का। 59 में हम लोग पॉइंट लिख रहे थे, हैं? क्यों हो गया था? चलिए अब आर्टिकल 60 करिए। आर्टिकल 60 क्या कहता है बच्चों? जी जी, शपथ के बारे में, उनका शपथ पत्र, ठीक है, क्या प्रारूप क्या होगा है राष्ट्रपति महोदय का, ठीक है। जरा इसमें लिखिए, लिख लीजिए आर्टिकल 60, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, इसमें क्या है? शपथ ग्रहण का प्रारूप क्या होगा वो थोड़ा सा इसमें देखिए। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति मतलब मुख्य न्यायाधीश, है ना? उनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध श्रेष्ठतम या श्रेष्ठतम या श्रेष्ठ या ज्येष्ठ, मतलब यानी कि वरिष्ठ कहने का मतलब है, पब्लिक वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, शपथ लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है किसके सम्मुख राष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं? तो चीफ जस्टिस जो होते हैं या उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मुख वो शपथ लेते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। और उनका जो प्रारूप होता है, मैं आमुख, यानी कि जो भी होंगे उनका नाम होगा, ठीक है। मैं उनका नाम जो राष्ट्रपति महोदय बन रहे हैं उसके आगे रहेंगे, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ऑब्लिक, या इसकी जगह पे कहते हैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं समथिंग भारत की जो भी चीज़ें हैं उसके डिटेल में ऐसे रहेगा। तो शुरुआत किससे होती है वो शब्द मैंने आपको बता दिया। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। अच्छा, ऐसे भी लिख लीजिए कि शपथ लेगा तथा, उसी में आगे लिख लीजिए एक पॉइंट और, तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। शपथ लेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल या भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन, भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन यानी कि क्या मतलब? कार्यपालन का मतलब क्या होता है? कृत्यों का निर्वहन, मतलब जो राष्ट्रपति के कृत्य हैं, कर्तव्य है, उसका निर्वहन, ठीक है। तो कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और संविधान एवं विधि का परिरक्षण
निधि का परिरक्षण, कामा संरक्षण, पब्लिक संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। निरंतर यानी कि निरत मतलब निरंतर रहूंगा। ठीक है, अब लिखिए आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग इनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। क्या मतलब जो भी सेवा देते हैं इलेक्शन लड़ने के दौरान, नहीं, वो उनका मैनिफेस्टो नहीं है ना कि राष्ट्रपति, वो तो प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं ना। तो जो योग्यतम व्यक्ति लगते हैं उनको प्रतिनिधि लोग चुनते हैं। लोकसभा के, राज्यसभा के प्रतिनिधि, वो बाकी विधानसभाओं के प्रतिनिधि। एक्चुअली होता क्या है कि जो सत्ता पक्ष होती है वो नॉमिनेट करती है किसी व्यक्ति को। वो व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है, तो इसी नाते उसको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो नॉमिनेशन उसी आधार पर कर दिया जाता है। वो कोई मैनिफेस्टो उस रूप में नहीं जारी करते, उनका अपना व्यक्तित्व ही मैनिफेस्टो है। कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं है, वो जनता के लिए नहीं है, वो जनता के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि है ना। राष्ट्रपति महोदय जनता के प्रतिनिधि किस रूप में है? क्योंकि जनता इलेक्ट करती है अपने प्रतिनिधियों को और वो फिर अपना प्रतिनिधि करते हैं, तो वो जनता से डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। अब ये लेकिन माना जाता है कि चूंकि हमारे प्रतिनिधि उनको चुने हैं, तो हम जो सोचते हैं वही लोगों ने उनको चुना है, तो इसका मतलब वही बात वो है, उन्हीं की बात मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये उस रूप में होता नहीं है। तो वैसे जैसे कलाम साहब है, साइंटिस्ट थे, और वो लेकिन लगा कि इनको एक पद दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। बहुत सारे ऐसे कद्दावर लोग होते हैं जो नहीं स्वीकार करते हैं सब पदों को कि भाई हम वैज्ञानिक हैं, हमारा इससे कोई रिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं करेंगे। तो उनका कोई मैनिफेस्टो, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है ना, उनके व्यक्ति। लेकिन हाँ ये है कि किसी ऐसे साधारण व्यक्ति को जिसका चारित्रिक बहुत बेहतर नहीं है, जो एक समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा नहीं रखते हैं, उनको राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया। उनकी शख्सियत ही ऐसी होती है। भाई देखिए, सांसद या विधायक लोग किसे पसंद करेंगे? जो समाज का कहीं न कहीं अपने आप में विशेष दर्जा रखता होगा ना, या किसी राजनीतिक पार्टी का बड़ा कद्दावर व्यक्ति रहा हो, ऐसा हो सकता है, या कोई और उसकी कुछ विशेषता होगी, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव में मतलब भाग लेंगे। जैसे कहने का मतलब, आप लोगों को किसी को अध्यापक करना है अपने पढ़ने के लिए, तो क्या करेंगे? आप लोग योग्यतम व्यक्ति को ढूंढेंगे ना। तो उसी तरह से जो सांसद लोग होंगे, वो योग्यतम व्यक्ति जो होगा उसी को करेंगे। तो उसका ये एक मतलब मैंने आपको सिस्टम बताया कि इस रूप में होता है, और उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं, उनका क्या मैनिफेस्टो होगा? अब वो है कि समाज सेवा का बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि बेहतर और कार्य करेंगे। कलाम साहब का जैसे राजनीति से कोई दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है ना। राष्ट्रपति महोदय सबसे पहले वो तो साइंटिस्ट थे, पूरा सामाजिक जीवन से वो काफ़ी दूर रहे। वो सामाजिक जीवन से उन्होंने विवाह भी नहीं अपना किया था, उन्होंने गृहस्थ जीवन से दूर रखा अपने आप को। उन्होंने पूरा जीवन जो है राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। तो वो वरिष्ठ व्यक्ति थे। फिर ये हुआ कि ये आएंगे तो इससे चुनाव की बेहतर कार्य करेंगे, तो इस तरह का कार्य। ठीक है, चलिए आगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया देखते हैं बॉस। चलिए प्रक्रिया करते हैं। तो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या क्या होती है, उस पॉइंट्स पे लिखिए। महाभियोग करिए, कैसे लगेगा महाभियोग, क्या क्या किया जाएगा, लिखिए। नंबर 1, संविधान के अतिक्रमण के लिए, संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। है ना, चलाया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, संसद के किसी भी सदन पब्लिक डैश करके राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन, मतलब दो ही सदन होते हैं, राज्यसभा या लोकसभा, तो संसद के किसी भी सदन डैश राज्यसभा या लोकसभा में उस सदन के 1/4 सदस्य, उस सदन के 1/4 सदस्य 1/4, 1/4 सदस्य 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ, 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ संकल्प पारित करने का आशय प्रकट करें, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया ऐसे ही चलाई जाएगी। पहला कारण था कि महाभियोग कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं, है ना। असंवैधानिक कार्य का मतलब हो गया कि संविधान पे अतिक्रमण, कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में कैसे चलेगी, तो कोई भी सदन हो, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके कुल टोटल सदस्य जो होते हैं, है ना, जैसे मान लो 550 वर्तमान समय में है ना, अधिकतम लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, और 250 आपके राज्यसभा में अधिकतम, अलग बात है 45 है, ठीक है। तो वो उस सदन के 1/4 सदस्य सहमत होने चाहिए, उनकी स्वीकृति होनी। जैसे मान लो ये सदन है आपका लोकसभा, मान लीजिए, अब इसमें से 1/4 सदस्य, यानी कि 100 सदस्यों का अगर सदन है ये, तो 1/4 यानी 25 सदस्य की स्वीकृति होनी चाहिए, है ना। और राज्यसभा में है तो उसका सदन का 1/4 सदस्य होने चाहिए, है ना, तभी वो महाभियोग की प्रक्रिया उस सदन में चलाई जा सकती है, अन्यथा नहीं चलाई जा सकती। अगर एक भी सदस्य कम हो जाएगा 1/4 सदस्यों से तो नहीं चल पाएगी। यानी कि लोकसभा की हम व्यवहारिक बात करें तो औसतन 540 जनसंख्या मान ले रहे हैं, सीधा सीधा समझने के लिए आपको 540 अगर मान लेते हैं तो 110 सदस्य कम से कम सहमत होने चाहिए लोकसभा की। वही चीज़ अगर हम 240 मान लें राज्यसभा की, तो उसमें से आप देखेंगे तो 500 समथिंग आपका आएगा, है ना। जैसे 550 में देखेंगे तो 1/4 क्या 100 जो है 50 हो जाएगा 200 का, है ना, और बाकी 10-10 आप उसमें से करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि 60 सदस्य होने चाहिए। 60 सदस्य होंगे तो राज्यसभा एक औसत मैंने बात की, तो इससे कम की स्थिति में नहीं होना चाहिए। लोकसभा में आया तो कम से कम आपके 110 सदस्य प्लस होने चाहिए, जो कि राष्ट्रपति में महाभियोग, ये मतलब कंडीशन है। ऐसा नहीं कि सदन में मान लो उपस्थित होती सदस्यों की संख्या 300 है, अब 300 का 1/4 आपने निकाल दिया है, तो अब मान लिया जाए कि 6 चौक 24 या 7 चौक 28, लगभग 70 सदस्य या 75 सदस्य के करीब में आपके आ जाएंगे तो हो जाएगा। नहीं 110 से प्लस वही होने चाहिए, है ना। जैसे मतलब उस दिन सदन में मान लो 300 लोग सदस्य उपस्थित हैं, तब भी वहाँ पर 110 वाला मानक पूरा होना चाहिए। क्लियर, ये मतलब है यहाँ पे। चलिए, उपस्थित नहीं सदस्य की जो अस्थायी सदस्य है उनका 1/4। चलिए आगे, तीसरा पॉइंट है, यह संकल्प उस सदन की कुल संख्या के, तीसरा पॉइंट इसमें, यह संकल्प उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। क्या समझना है? सदन का 1/4 मेंबर होना चाहिए किसके लिए? महाभियोग लाने के लिए। क्या? महाभियोग लाने के लिए, यानी कि चलाया जा सकता है 1/4। और अगर उसको 1/4 नहीं होंगे तो सदन में तुरंत आते ही खत्म हो गया, 1/4 सहमत नहीं है तो महाभियोग की प्रक्रिया खत्म। और अगर प्रक्रिया चल रही है उसको पास कराना है तो सदन के टोटल सदस्यों में कितना होना चाहिए? 2/3 सदन के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो सदन के टोटल, मैंने जैसे बताया कि हमारे सदस्यों की संख्या 500 समथिंग है, अब इसको 3 भागों में कन्वर्ट कर लीजिए तो 2 भाग में आपके होने चाहिए। क्लियर, समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से आपकी संख्या बनेगी। या मान लो 300 अगर मान रहे हैं तो 200 सदस्य, उस सदन में सीधा सीधा समझने के लिए अगर
300 मेंबर टोटल हो जा रहे हैं, तो 2/3 200 मेंबर होने सर चाहिए। दोनों सदन को मिला के, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला के एक सदन में आएगा ना पहले। कैसे दोनों कैसे आप कर पाएंगे? दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सदन में किसी में आएगा ना पहले, दोनों में एक साथ नहीं। सर एक सदन में आता है और उसमें दो तिहाई होते हैं, तो उसी सदन को पेश किया जाता है। हाँ, दोनों सदन से सहमति लेनी पड़ेगी, एक सदन से नहीं होगा। नहीं नहीं, वो नहीं है। आपका सवाल ये था कि मतलब क्या इंडिविजुअल होगी, जब भी होगी इंडिविजुअल होगा, है ना, इंडिविजुअल चीजें होंगी दोनों सदनों में, इंडिविजुअल चीजें चलेंगी, है ना। किसी एक सदन में अगर नहीं पारित हो पाएगा तो भी वो निरस्त हो जाएगा। किसी एक सदन में नहीं, वो तो किसी सदन में नहीं हुआ तो उस सदन में जाएगा ही नहीं। आपका किसी सदन में अगर डोमिनेट हो गया हो, जैसे राज्यसभा में आया डोमिनेट हो गया वहीं पे, तो अगले सदन में जाने की बात ही नहीं है। अगर गया तो उस सदन से पास होना फिर मस्ट है, नहीं तो फिर वो डोमिनेट मान लिया जाएगा, मतलब वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, किसी भी सदन में उसके जो बेसिक मानक है उससे कम नहीं होना चाहिए। और जब ये दोनों सदनों से अपने, जैसे मान लो राज्यसभा में आया तो 1/4 सदन से पहले बार सहमत हो लाने के लिए ऊपर से 2/3 के साथ पास हो जाए, तब वो लोकसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा से शुरू हुआ है तो फिर 1/4 लोकसभा के भी सहमत होने चाहिए कि हाँ इन पे महाभियोग चले। फिर इसके बाद में इंडिविजुअल 2/3 लोगों से पारित हो, फिर राष्ट्रपति महोदय तक जाएगा, अन्यथा वो वहीं समाप्त मान लिया जाएगा। ये चलिए आगे पॉइंट है बच्चों, कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, संसद का दूसरा सदन इस आशय का अन्वेषण करेगा दूसरे सदन इसका अन्वेषण करेगा इस जांच में राष्ट्रपति को उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, यदि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं, यदि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तथा जांच करने वाले सदन के द्वारा कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित किए जाने की तिथि से उसके पद से हटना होगा। और आर्टिकल 62 बेटा कि किसी आपात स्थिति में राष्ट्रपति का पद कितने दिनों तक खाली रह सकता है और उसकी क्या मतलब पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो वो बात है, लिखिए राष्ट्रपति पद की रिक्त की पूर्ति के लिए आर्टिकल 62, इसमें लिखें राष्ट्रपति पद की रिक्ति यानी खाली रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय
राष्ट्रपति पद के में रिक्ति भरने के लिए, राष्ट्रपति पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, मान लो बीच में कुछ कार्यकाल चला, संयोग से राष्ट्रपति नहीं रहे किन्हीं कारणों से परिस्थितियों में, तो उनका जितना खाली समय है उसी के लिए चुनाव होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि चुनाव के लिए कैसे होगा। तो वही कह रहा है, भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी। नंबर 1, राष्ट्रपति पद पर, पहला पॉइंट क्या है इसमें, राष्ट्रपति पद पर पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व, राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही निर्वाचन कर लिया जाएगा। या कर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से, दूसरा पॉइंट बेटा, यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व रिक्त हो जाता है, पदावधि पूर्ण होने से पूर्व रिक्त हो जाता है, तो 6 माह के अंदर 9 राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। 9 राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा तथा उसका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष के लिए होगा। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो जब भी निर्वाचित, मान लो 1 साल या 6 महीने या 2 साल बाद वो किन्हीं कारणों से पद रिक्त हो जाता है, उस स्थिति में जो निर्वाचन होगा अगले शेष 4 वर्ष के लिए ना होकर के वो कंप्लीट कार्यकाल के लिए 5 वर्ष के लिए होता है। बाकी लोकसभा के सदस्यों के लिए ये कार्यकाल सीमा आप देखते हैं जितना समय बचा रहता है उसके लिए होता है, बट राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति में पूरे नए सिरे से मान लिया जाएगा, अगले 5 वर्ष के लिए वो राष्ट्रपति महोदय हो जाएगा। ठीक है, मान लो 4 साल 3 साल के उपरांत कोई ऐसी घटना होती है तो अगले फिर 5 साल के लिए वो राष्ट्रपति होंगे, ना कि शेष 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये माना जाएगा। ये थोड़ी सी बाकी संसद सदस्यों के परिप्रेक्ष्य में अलग है ना। ठीक है, पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। अब बेटा हम लोग आज कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि राष्ट्रपति महोदय से रिलेटेड है, वो लिख लीजिए, फिर उपराष्ट्रपति पे आते हैं हम लोग। चलिए 65 में भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ है तो उसके बारे में देखिए। अब कौन कौन से आर्टिकल में देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड बातें हैं। तो राष्ट्रपति के रिलेटेड मैंने बताया मूल रूप से 52 से लेकर के 62 तक है, जो कि एग्जैक्टली राष्ट्रपति की पूरी क्रियाविधि बता रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति से रिलेटेड और कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें राष्ट्रपति का मेन रोल है।
ठीक है। इसके अलावा देखिए किसके अलावा जो 65 है आर्टिकल 65 उसमें क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। देखिए अभी किससे रिलेटेड हो गया आर्टिकल 65, राष्ट्रपति से रिलेटेड, यानी उपराष्ट्रपति महोदय अगर किसी रिक्तता की स्थिति आती है राष्ट्रपति महोदय की, चूंकि चुनाव तो तुरंत हो नहीं सकता, और ये देखिए कुछ ऐसे बड़े पद हैं जो कभी खाली नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के पद हो गए, जैसे सेना प्रमुख हमारे यहाँ थे सीडीएस महोदय, ये अभी तो खैर पहला पद बना था और कभी ऐसा सोचा नहीं गया था कि ऐसी स्थिति भी आ जाएगी, तो इत्तेफाकन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद तो खाली हो गया, सॉरी सीडीएस का पद तो खाली हो गया। और सीडीएस क्या किया गया था, तीनों सेना के प्रमुख माने जाते थे, ठीक है, तीनों सेना के प्रमुख। लेकिन कभी अभी बात चल रही थी, आपने अगर न्यूज देखा होगा तो उसमें क्या था डिप्टी सीडीएस के बारे में, यानी उप सीडीएस का जो पद है वो उस पर भी विचार करना होगा क्या, कि कोई ऐसी स्थिति आ जाती, मान लो युद्ध चल रहा होता है इस स्थिति में, और तब ऐसी कोई घटना होती, चाहे आकस्मिक, चाहे वो दुर्घटना या शत्रुओं के द्वारा कुछ इस तरह से क्रियाविधि के द्वारा ऐसा हो जाता, तब कौन संचालन करता उस समय, तब तो बड़ी क्रिटिकल स्थिति आ जाती, तो वो कार्य हमेशा दूसरे सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिया जाता था। जैसे अभी इस समय क्या चल रहा है, सीडीएस महोदय नहीं रहे तो कोई नया सीडीएस अभी घोषित नहीं किया गया, नहीं किया गया। हाँ वो देखिए अभी जो कब किए गए, कब की डेट थी, कब नहीं, देखिए अभी सुनिए, उसमें जानते हैं क्या किया गया, सुनिए बात आप लोग सुनिए। जब सीडीएस की अभी रिसेंट बना हुआ पद है, 19 में भी किया गया सीडीएस का पद आया था, उसके पहले क्या व्यवस्था थी हमारी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना, ये तीनों का लीडर जो होता था वो थल सेना प्रमुख होता था, ठीक है, थल सेना प्रमुख तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता था, ठीक है। तो तीनों सेना का प्रमुख होने की स्थिति में वो अगर कहीं युद्ध होता था तो तीनों सेना का गवर्न करने लगता था, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आने लगती थी, चूंकि वायुसेना का प्रमुख कोई और होता है, जल सेना का प्रमुख कोई और होता है, तो सडनली जब स्थिति बनती थी तो सामंजस्य बनाने में दिक्कत होने लगती थी। प्रमुख तो माना जाता था वे प्रमुख है, लेकिन तालमेल का अभाव रहता था। इसी नाते सीडीएस का पद नियुक्त किया गया था कि सीडीएस तीनों को गवर्न करेगा और तीनों को सारा, जैसे मान लो थल सेना प्रमुख हैं, सबसे चीफ हैं नरवणे साहब, इस समय उसमें मैं बात करूंगा, तो नरवणे साहब हैं, तो उनको पहले होता क्या था कि सीधे बोलते थे कि थल सेना प्रमुख को, जल सेना प्रमुख को, तो जल सेना प्रमुख उस बात को उतनी गंभीरता से न लेते हुए या क्विक रिएक्शन ना हो पाने की स्थिति में वो प्रक्रिया युद्ध के समय में दिक्कत आती थी। जैसे जब कारगिल युद्ध हुआ था तो वहाँ पर कुछ तालमेल का दिक्कत आ रहा था, ठीक है, थल सेना के बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे, ऊंचाई पर वो था, वहाँ पर वायुसेना की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, तो कुछ ऐसे तालमेल का लगा कि अभाव है, तो उस स्थिति में ये समस्या क्रिएट हो गई कि नहीं भाई कोई ऐसा होना चाहिए जो तीनों को, मतलब तीनों को गवर्न करे, उसी के आदेश पे सारा काम होने लगे, तो ज़्यादा सीडीएस का पद बनाया गया था। तो सीडीएस का यही काम था, तालमेल बनाना, लेकिन इसके पहले की जो व्यवस्था थी वो हमेशा थल सेना प्रमुख ही हुआ करते थे, तो वही व्यवस्था बहाल कर दी गई। जब तक कि सीडीएस नए नियुक्त नहीं कर दिए जाते हैं तब तक पुरानी जो व्यवस्था थी सीडीएस नियुक्त होने के पहले की, वही व्यवस्था बहाल कर दी गई। और उस व्यवस्था में ये था कि थल सेना प्रमुख ही तीनों सेना का प्रमुख होता है, तो थल सेना के प्रमुख को वही मान्यता को दे दिया गया है। अब जो भी सरकार अपने निर्णय लेगी, चाहे नए व्यक्ति को नियुक्त करे या जो भी करे, कैसे करती है सरकार, वो आगे वाले समय में हम लोग देखेंगे कि सरकार क्या निर्णय देती है। वो पहले बता दिया गया, भाई वही तो बता रहा हूँ कि तीनों सेना के प्रमुख इसके पहले जब सीडीएस महोदय नहीं थे तो हमेशा थल सेना प्रमुख ही हुआ करते थे, तो इसी कारण से वो कोई पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है, तो प्रमुख वही है, हमेशा व्यक्ति है। तो सवाल मेरा ये था कि राष्ट्रपति का पद या कोई भी बड़े पद, कभी भी ये पद रिक्त नहीं होते, जैसे वो गया वो तुरंत मरे नहीं कि दूसरे को डिपोर्ट, मतलब वो ट्रांसफर हुआ, रात में 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे जैसे मरे, 12 बज करके फिर सेकंड बाद तुरंत वो ट्रांसफर हो गया पद, उसके तुरंत बाद से 12 बज करके 1 मिनट से कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति महोदय देखना शुरू कर दिया, यानी तुरंत उस समय अगर कहा जाए कि मतलब कौन है राष्ट्रपति तो तुरंत वो मान लिया जाएगी। अब वो अलग बात है कि अब प्रक्रिया में देखिए आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति बन गए, वो हो जाता ऑटोमेटिकली रिप्लेस होता है। जैसे घर का कोई मुखिया जब कोई नहीं रहते हैं तो सबसे बड़ा बच्चा जो होता है तुरंत शक्ति ट्रांसफर उसी के पास हो जाती है, रातों रात
क्षण प्रतिक्षण वो तुरंत हो जाती है ट्रांसफर कि अब घर का मुखिया कौन रह गया। तो उसमें बताना नहीं पड़ता, चुनाव नहीं होता है, बड़ा मजबूत और कमजोर बच्चा नहीं देखा जाता, जो बड़ा सबसे होता है वही मान लिया जाता है कि वही सबसे बड़े मुखिया हैं। अब वो अलग बात है, जैसे जब कोई पिता मरते हैं और नहीं रहते हैं तो अगर वो सरकारी सेवा में रहते हैं तो हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही पद चला जाता है कि वो नौकरी नहीं पाएगा। अब वो अलग बात है कि वो अपने सामंजस्य को देखते हुए कि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो छोटे भाई को या बहन को किसी को नौकरी ट्रांसफर कर दे, एक अलग विषय है, लेकिन सीधे मिलता किसको है, जो बड़ा पुत्र होगा उसी को जाएगा, है ना। तो ये सिस्टम है। तो ये बड़े जो पद हमारे हैं कभी खाली नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री अगर मान लो कोई इसी घटना में ना रहे तो उस स्थिति में तुरंत चुनाव किया जाएगा और तुरंत उसी में से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया जाएगा। क्षण एक भी मिनट नहीं लगता है उन चीज़ों को, पदों को हटाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद इसी नाते है। और उसके बाद मान लो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रह गए, तुरंत मुख्य न्यायाधीश जो है चले आएंगे, वो भी नहीं है तो उसके बाद का जो पद, इसी नाते वरिष्ठतम वरीयता क्रम जो बनाई गई है ना, अगर सब चले जाते रहे हैं तो जितना नीचे आएगा वही हो जाएगा, है ना। मान लो कोई ऐसी कोई घटना ऐसी होती है, प्राकृतिक ऐसी आपदा कोई आती है, तो उस आपदा की स्थिति में जितने नीचे वरिष्ठतम सदस्य हैं, वरीयता क्रम इसी नाते पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं कि वरीयता क्रम में कौन किसका है, वो वरीयता क्रम सीधे ट्रांसफर होकर के वहाँ चला जाएगा, सीधे मतलब उपराष्ट्रपति भी हट जाएंगे और मतलब राष्ट्रपति नहीं रहे, उपराष्ट्रपति नहीं रहे, चीफ जस्टिस नहीं रहे, तो उसके बाद का जो क्रम आएगा वो सीधे राष्ट्रपति को जाएगा। वो पद पहले बड़ा पद भरा जाएगा, फिर उसके बाद में सारी चीजें टाइम टू टाइम होती रहेंगी। यानी कि कभी भी ये नहीं है कि अब सेना क्या करेगी, सीडीएस नहीं रहे तो क्या करेगी सेना, सेना का संचालन तो होगा, सेना करेगी काम। राष्ट्रपति नहीं रहे तो कोई ना कोई दूसरा सीडीएस हमेशा मान लिया जाता है, मान लिया जाएगा उसमें। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा था, अब देखिए सीडीएस के लिए हो सकता है सरकार अब नई विधान कुछ लेकर के आवे कि अब सीडीएस में डिप्टी सीडीएस माने जाएंगे, हो सकता है कुछ ऐसा कर दे कि हमेशा जो डिप्टी सीडीएस जो है जिसको माना जाएगा वही जो थल सेना प्रमुख है उसको डिप्टी सीडीएस का पद हो सकता है दे दे कि वो डिप्टी सीडीएस है वो, मान लो सीडीएस नहीं रह गए तो डिप्टी सीडीएस सारा काम करेगा। हो सकता है उसके बाद में भी रहे कि मान लो संयोग से, जैसे देखिए कई सारे हमारे यहाँ सैनिक शहीद हुए, हो सकता है उसके बाद की प्रक्रिया सरकार कर दे कि उस स्थिति में क्या है और कौन सीडीएस, दोनों अगर नहीं रह गए तब कौन देखेगा सेना को, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ये सब बड़े ऐसे क्रिटिकल पद है, राष्ट्रपति महोदय के बारे में देखा, इतना क्रिटिकल पद है कि एक सेकंड के लिए भी, मतलब ये माइनर सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहेगा पद, कोई रहे ना रहे, पद हमेशा भरा रहेगा। जैसे घर के संचालन में पिता को कोई गार्जियन नहीं रहता तो दूसरा तुरंत हैंड ओवर हो जाता है, चाहे उसके अंत्येष्टि कार्यक्रम में ही देखिए वो पागल सा व्यक्ति जो घर का होता है वही मुखिया बन करके सारा काम करना शुरू कर देता है। आप लोगों ने पास पड़ोस में देखा हो बहुत सारी चीजें, तो इसी तरह से पद का तुरंत ट्रांसफर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा कभी ऐसे पद कभी खाली होने वाले नहीं। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जैसे कि आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा उसमें देखा होगा कि जहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उड़ जाती है, निम्न वायुदाब का बनता है, तुरंत दूसरी उच्च वायुदाब से हवा तुरंत उस जगह को भरने के लिए आती है। तो रिक्ति हमेशा फिल कर दी जाती है, रिक्ति कभी बनी रह जाती है, उच्च पद नहीं रहती है, वो हमेशा बनी रहती है ना। उसी तरह से कुछ इसका भी है। तो आर्टिकल 65 में है, लिखिए इसमें उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है। अगला है आर्टिकल 71, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। इससे रिलेटेड कोई मामला होगा तो इसमें जाएगा आपका। आर्टिकल 72 बेटा, 71 लिखा ना, इनके चुनाव से संबंधित कोई डिस्प्यूट होगा, कोई मामला होगा तो फिर वहां पर आर्टिकल 71 के तहत देखा जाएगा। 72 में है बेटा राष्ट्रपति की क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड का, कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफी अथवा कम कर देना, माफी कर देना, माफ दे देना या उसको दंड को कम कर देना, है ना, माफी या दंड को कम कर देना, ये आर्टिकल 72 में है बेटा।
आर्टिकल 74 में है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। आर्टिकल 75 में क्या है? मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन आदि या इत्यादि, ये सब राष्ट्रपति ही करेंगे। 76 है भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 कौन नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति। ये सब बता रहा है आर्टिकल, आप लोग यही पढ़ लीजिए। सब मैं राष्ट्रपति से रिलेटेड सारी चीजें एक जगह पे आपको दे रहा हूं, ठीक है। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी। आर्टिकल 77 भारत सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन। आर्टिकल 77 भारत सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति ही तो बैठक बुलाता है, दोनों सदनों की बैठकें, और कार्य सदन में स्टार्ट करने की कार्रवाई वही तो करता है, नहीं जब सदस्य नियुक्त होकर के आते हैं, है ना। तो ये बात है, कार्रवाई का संचालन। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व इत्यादि। राष्ट्रपति की सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व इत्यादि। आर्टिकल 85 में बच्चों संसद के सत्र सत्रावसान तथा भंग करना। संसद के सत्र सत्रावसान तथा भंग करना, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना। आर्टिकल 112 राष्ट्रीय बजट या संघीय बजट संघीय बजट, राष्ट्रीय बजट संघीय बजट, इन ब्रैकेट वार्षिक वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण, उसमें पूरा विवरण होता है ना कि क्या क्या का इनकम कितनी होगी और कितना उसका खर्च किस बंद में किया जाएगा। यही तो बजट में होता है, कितना कमाएगी गवर्नमेंट और कितना खर्च करेगी किस चीज़ पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, सुरक्षा पे, है ना। इन सब चीज़ों पे कितना कैसे खर्च किया जाएगा। इस बार चुनाव जनगणना होगी कि नहीं होगी? 22 में होगी। क्यों भैया इस बार चमत्कार है क्या? हमेशा हर 10 पर 10 की जनगणना होती है ना, इस बार स्थगित कर दी गई है ना। मालूम है नहीं मालूम? क्योंकि कोरोना के कारण से उसको स्थगित कर दिया गया है। अब देखिए आगे सरकार क्या करती है ना। चलिए आर्टिकल 112
सर हो गया। अच्छा ठीक है, 1 2 3 बेटा, आर्टिकल 1 2 3, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 1 2 3, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। चलिए अब करते हैं उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में। उपराष्ट्रपति आर्टिकल में क्या है? 63 ये आर्टिकल में क्या है? सोए थे अभी तक क्या इसमें बताया गया, राष्ट्रपति जैसे 52 से लेकर के 62 तक डायरेक्टली राष्ट्रपति के बारे में बताया है, ठीक है। और बाकी जितने भी आर्टिकल लिखे हो उस सारे आर्टिकल में राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे आर्टिकल हैं, तो जिन जिन आर्टिकल में है उनके बारे में बताया गया है। ये सब राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है उसके बाद के, ठीक है। लगातार ये आर्टिकल नहीं, आर्टिकल सीधे राष्ट्रपति के बारे में डायरेक्टली यहीं से बताया गया, कौन होगा राष्ट्रपति, क्या क्या करेगा, उसकी नियुक्ति और उसको पद से हटाने तक की बात बता दी गई यहाँ पे 10 आर्टिकल में। बाकी में आर्टिकल राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे और कौन कौन से आर्टिकल या कहिए राष्ट्रपति से संबंधित हैं, ठीक। चलिए अब आप बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 63 नोट करिए, उपराष्ट्रपति। चलिए लिखिए, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसे लिख लीजिए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बताइए उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, उसको जो भी सैलरी या पैसे मिलते हैं उपराष्ट्रपति पद के नाम से मिलते हैं ना। देखिए उपराष्ट्रपति महोदय को उनके नाम का कुछ नहीं मिलता है ना, उनको जो सदन के उपसभापति होते हैं, उच्च सदन जो हमारा है लोक राज्यसभा के वो अध्यक्ष होते हैं, एक तरह से अध्यक्ष को वहाँ पर राज्यसभा के अध्यक्ष ना कह करके सभापति का, तो सभापतित्व का जो कर्तव्य का निर्वहन करने के दरमियान उनको जो भी सुविधाएं मिलती हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं, वो उनको उसके लिए मिलती हैं, ना कि उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। तो उनको जो भी मिलता है सभापति होने के नाते, सदन का सभापति होने के नाते, जैसे लोकसभा में सदन के सभापति को जो अधिकार शक्तियाँ मिली हुई है उसी तरह से उनको भी मिली हुई है, मतलब वेतन भत्तों से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है। तो ये भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और उसके बाद में 63 हो गया, और 64 भी लिखिए क्या होगा, अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्य की परिषद का, उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का, राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा, राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा, बड़ा अच्छा शब्द है ये, राज्यों की परिषद का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। अब राज्यों की परिषद का मतलब समझते हैं क्या होता है, हाँ राज्यसभा तो होता ही है, लेकिन राज्यों की परिषद का क्या मतलब, मैंने आपको बताया था लास्ट डेज जब चर्चा चल रही थी तो उसमें बताया था कि राज्यसभा जो प्रतिनिधित्व करती है किसका, राज्यों का। अब चूंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तो इसका मतलब उसके सदस्य जो होंगे वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये राज्यों के जो सदस्य होंगे, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन जो सदस्य जो होंगे जिस सदन में बैठेंगे, ठीक है, जिस सदन में बैठेंगे तो जहां बैठेंगे वहां किसका प्रतिनिधित्व करेंगे, राज्यसभा का, मतलब जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो उनकी जो अध्यक्षता करेगा वो राज्यों के जो सभापति, राज्यों के जो सदस्य हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हैं, उनका ही तो सभापति होगा वो। क्या समझ रहे हैं बात? जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक होगा कोई, लेकिन राज्यसभा में क्या होगा, राज्यों का चूंकि प्रतिनिधित्व होता है, मैंने बताया ना आप लोगों को कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है तो राज्यों के प्रतिनिधित्व का संचालन जो करता है राष्ट्रपति महोदय करते हैं।
या इन्हीं को सभापति कहा जाता है। तो इस कारण से ये क्या हो गया कि राज्यों का हो गया ना, ये राज्यों के सभापति हो गए, मतलब ये एक तरह से कहिए हो गए उस मतलब जो सदस्य आते हैं राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कारण से यह शब्द यहाँ पे यूज किया गया है कि राज्यों की परिषद का पद सदन, तो परिषद वही हो गई, राज्यों की परिषद बैठती कहाँ है, यानी कि राज्यसभा को कहिए कि राज्यों की परिषद है। अगर कोई एग्जाम में पूछा कि निम्न में से राज्यों की परिषद किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को, ऐसे क्वेश्चन करके घुमा के आ जाएगा और कभी आ भी जाएगा, तब कहेंगे नया क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आ गया था, नया क्वेश्चन है। तो नया क्वेश्चन मतलब यही हो गया कि राज्यसभा ही क्या है, राज्यों की परिषद है, ठीक है, राज्यों की परिषद है राज्यसभा। ठीक, इसमें थोड़ा लिख लीजिए डिटेल। उपराष्ट्रपति, इसी में आगे कर लीजिए बच्चों, 64 में ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इस समय वह सभापति को मिलने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करेगा, लेकिन जब वह राष्ट्रपति पद के कार्यों को करता है, लेकिन जब वह राष्ट्रपति के पद के कार्यों को करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति के मिलने वाले वेतन भत्ते या वेतन आदि का बहिष्कार नहीं होगा, यानी कि वो राष्ट्रपति का भी अगर कार्य देखते हैं तो राष्ट्रपति का भी कार्य देखेंगे, उसका भी वेतन भत्ते पाएंगे, और उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति का भी पाएंगे। यानी चूंकि उनकी, देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति का तो कोई वेतन भत्ता है ही नहीं, वो तो सदन के जो वरिष्ठ सदन हमारा है राज्यसभा, उसका मिलता है ना, तो वो तो कार्य कर ही रहे हैं, तो इस नाते उनको दोनों का मिलता है। ठीक है, अब लिखिए आर्टिकल 65, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे।